जो पॉलिटी का वेटेज रहता है, कम से कम आप पॉलिटी के वेटेज के अंदर देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन आपके कोई भी वनडे का एग्जामिनेशन है उसमें आए ही आएंगे। अगर आप इसको देखोगे कि 4 से 5 क्वेश्चन है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आजकल आर्टिकल्स पूछे जाते हैं आपसे। समझ में मेरी बात है? और उन आर्टिकल्स पर हम काम भी करेंगे। लगभग 100 के समथिंग हम आर्टिकल्स याद कर लेंगे। रूटीन में रहोगे, साथ के साथ रहोगे तो 10 से 12 आर्टिकल्स आपको याद होते जाएंगे। कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और 1-2 क्वेश्चन जो है वो आप थ्योरेटिकल पोर्शन में जाओगे, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गई और सुप्रीम कोर्ट। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उससे लगभग क्वेश्चन रहते हैं। ठीक करेंगे पूरा, लेकिन जो मेनली पार्ट आजकल जो पूछा जाता है यहीं से आता है। अगर यहां से आप 4 से 5 प्लस लीड कर रहे हो तो ये मान के चलो, उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर भी अगर देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका वेटेज ज्यादा है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? और इसके बाद एंसेंट हिस्ट्री, और एंसेंट के अंदर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रैंडमली। हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल और गुप्त और मौर्य। समझ में मेरी बात? और ज्यादा करो 2 और बौद्ध और जैन जो है, यहां से क्वेश्चन रहता है एक। इसके बाद अगर आप देखोगे एंसेंट के बाद मिडिवल से आजकल कम ही आ रहा है। आएगा तो कोई एक आध आएगा, लेकिन करना जरूरी है, इसको भी करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे किसी भी मामले के अंदर। उसके बाद आपका आता है जियो। अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो यहां से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया, ये दोनों ज्योग्राफी हम यहां कवर करेंगे। फिजिकल के साथ साथ हम वे ऑफ एनसीईआरटी भी यूज करेंगे और लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे आपने कल टेस्ट देखा, टेस्ट के अंदर अगर आप ढंग से उसको देखोगे तो आपको एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट कर लोगे तो चीजें आपके पास आएगी। आगे मेरी बात समझ में? ज्योग्राफी से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं विद एनवायरमेंट। आजकल ये भी अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर भी हम काम करेंगे और एनवायरमेंट पर भी काम करेंगे। कैसे बायोडाइवर्सिटी बनती है, इकोसिस्टम कैसे चलता है, कैसे प्रक्रिया चलती है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। ज्योग्राफी के बाद आपका आता है साइंस। 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज चल रहा है केमिस्ट्री और बायो। समझ में आ रही है मेरी बात? 1-2 फिजिक्स के भी आते हैं। फिजिक्स में भी आप मैकेनिक्स में जाओगे तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स जैसे टॉपिक है, ये एक हॉट टॉपिक है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसके बाद और बात करें हम, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी होगी, साइंस होगी, कौन सा? इकोनॉमिक्स। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा जो मॉनेटरी पॉलिसीज है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट है, तो बैंकिंग सेक्टर है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। वो भी रैंडमली जो जीडीपी वगैरह, नेशनल इनकम्स है, इनसे क्वेश्चन रहते हैं, वो भी हम साथ साथ कवर करेंगे। तो अगर ढंग से आप देखोगे तो यहां जो है आप लीड कर सकते हो। पहली कंडीशन, अगर इसको ढंग से कर लिया तो ये 5 के 5 आप सही कर सकते हो। समझ आना मेरी बात है? अगर ये 5 के 5 आप सही कर सकते हो तो यहां से जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं यहां से निकल कर, तो ये भी आप यहां से निकाल लोगे। समझ में आ रही मेरी बात है? तो आज फोकस किस पर करेंगे? 4 से 5 वाला स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है? स्पीड तो नहीं है ज्यादा, सही है? तो टॉपिक करा दूं आज या डेमो देना? पहले टॉपिक करवा दूं एक। चलो आज एक टॉपिक करवा देता हूं आपको जो बार बार पूछा जाता है। ये पॉलिटिक एक हॉट टॉपिक है, जैसे फंडामेंटल राइट है, सेम उसी प्रकार ये भी एक हॉट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले मुद्दा आता है राष्ट्रपति का पद क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, किस लिए? अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो है, आप सभी जानते हैं कि 61 देशों से
एक तरीके से नोट्स बनाया गया उनके संविधान को देखकर, कुछ उधारी ली गई है। समझे ना मेरी बात? जैसे फंडामेंटल राइट है यूएस से, डीपीएसपी आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य है रूस से। समझे ना मेरी बात? उसी प्रकार हर चीज उधार। संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटेन से ली गई है, और उसी संसदीय व्यवस्था के अंदर अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था है वहां पर एक राजा का पद चलता है, वंश के आधार पर प्रमुख जैसे होता है। जब भी कोई भी काम होगा, कोई भी बिल पारित होता है, कोई भी होता है, उसकी अनुमति आवश्यक होती है। उसी प्रकार भारत के अंदर भी क्या है, राष्ट्रपति का पद क्या है, एक प्राथमिक नागरिक का पद है। समझ में आई मेरी बात? ये क्या है, एक प्राथमिक नागरिक है। जो राष्ट्रपति वाला जो पोर्शन है ये स्टार्ट कहां से होता है? 52 से लेकर 151, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। और इस संघ की कार्यपालिका के अंदर जो मेनली जो इसको काउंट किया जाता है वो 52 से 78 तक आर्टिकल्स। ये पार्ट 5 है। कौन सा? ये वाला पार्ट 5 में 52 से लेकर 151 तक है। समझ आई मेरी बात है? और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, जिसे संघ की कार्यपालिका बोलते हैं, उसके अंदर 52 से 78 तक आर्टिकल जो है काउंट किया जाता है। देखेंगे क्या क्या चीज है 52 से 78 तक। समझ आई मेरी बात? तो ये चीज समझ में आई कि देश का प्राथमिक पद है। अगर आप बात करूं मैं राष्ट्रपति का पद, जो एक तरीके से लिया गया है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, या फिर राष्ट्रपति का पहली बार प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 52 के अंदर किसका प्रावधान है, एक भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। समझ में आई मेरी बात? 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। आगे मेरी बात समझ में? संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अगर मैं बात करूं 54, निर्वाचन के लिए प्रावधान है। समझ में मेरी बात? जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन से पहले मुद्दा ये उठता है, कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए। समझ में मेरा? भारत का कौन व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, इस बात को पहले जानना जरूरी है। अगर मैं बात करूं भारत के राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। अब मुद्दा ये उठता है, क्योंकि अगर यूएसए के साथ इसका कंपैरिजन करें तो भारत का जो नागरिक है वो कैसे भी बने हो, चाहे रजिस्ट्रेशन के आधार पर बना हो, चाहे वंश के आधार पर हो, लेकिन यूएसए के अंदर जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उस मामले में अगर बात करूं मैं, तो वहां पर जन्म के आधार पर क्या होना चाहिए, व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। कहां पर? यूएसए में। अगर यूएसए का किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो वहां पर जन्म के आधार पर व्यक्ति क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसका जन्म यूएसए के अंदर होना चाहिए और उसी आधार पर उसने क्या की हो, नागरिकता हासिल की हो, उसी कंडीशन उसे क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रपति बनाया जाएगा या एलिजिबल होगा। समझ में मेरी बात? लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में सिर्फ इतना लिखा गया है भारतीय संविधान में कि भारत का क्या होना चाहिए, वह एक नागरिक होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? आगे चले, वो क्या करता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो। समझ में आई मेरी बात? अगर तीसरी बात मैं करूं, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, क्या ना हो, लाभ। अब लाभ का पद क्या होता है, जिसे कोई भी मंत्री, कोई भी राज्यपाल के पद पर ना हो, कोई भी एमएलए या एमपी या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी प्राइवेट कंपनी के अंदर उसका कोई सहयोग ना हो। समझ आई ना मेरी बात? या फिर कोई भी गवर्नमेंट कोई फंडेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट फंडेड है, तो उसमें भी क्या है, उसको क्या कोई जॉब पर या कोई पोजीशन पर ना हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, लाभ का पद। ये एक नहीं होना चाहिए उसके पास। वही व्यक्ति क्या होगा, एलिजिबल होगा राष्ट्रपति बनने के लिए। चौथी कंडीशन, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए।
मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, उसमें योग्यता होना चाहिए, या इसके लिए क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। कोई डाउट हो? आराम में बस। हाँ जी राजकुमार, कोई डाउट है? समझ में आ गया यहाँ तक कि कोई व्यक्ति क्या, वो नागरिक होगा तभी वो देश का क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। अरे क्या होगा अगर वो क्या 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो, दूसरा कोई भी लाभ के पद पर ना हो, और क्या ना हो, क्या हो, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता हो, वही व्यक्ति क्या बनता है, राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है। अगला पार्ट चलते हैं इसका इलेक्शन की। डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है। अब इसका चुनाव कैसे होता है, कौन कौन व्यक्ति इसके चुनाव में भाग लेगा, समझ में आई मेरी बात। अगर मैं चुनाव की बात करूं तो सबसे पहले लोकसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, समझ में मेरी बात है, क्योंकि ये क्या करता है, नॉमिनेट करता है दो को, वो कभी भाग नहीं लेंगे। अभी तो उसको हटा दिया गया है, नॉमिनेशन वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया गया है, ठीक है, अमेंडमेंट करके। लेकिन क्या होगा, वो कोई भी सदस्य तो नॉमिनेट करता हो वो व्यक्ति इसमें क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। लेकिन इसका जब इम्पीचमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग, इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, अगर राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से उसका क्या करता हो, उल्लंघन करता हो, तो उस कंडीशन में जो हटाने की इसकी प्रक्रिया है उसमें वो सारे सारे मेंबर भाग लेंगे। आ रही है मेरा समझ में? तो ये बात डिफरेंस ध्यान रखना यहां पर। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 12 यहां भी नॉमिनेट करता है ना, तो वो भी ना क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे किसके, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। देखो आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपसे कोई नहीं पूछेगा राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति किसको देता है, कितनी एज होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए, गया जमाना वो। अब जो आते हैं ये ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और नीचे जैसे आपने टेस्ट में देखा था कि एलिमिनेशन अगर आपको आता है, अगर 2 ऑप्शन आपको पता हो या 1 पता हो, तो उसके आधार पर आप ऑप्शन निकाल सकते हो। समझ आई ना मेरी बात? इसके बाद राज्य की विधानसभा, कोई ऐसा है जिसको ये पता ना हो विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है, संसद क्या होती है? कोई शर्म वाली बात नहीं है। एनीवन? सबको पता है, आपको नहीं पता? देखो इसमें प्लस हो लगाऊंगी। अगर मैं बात करूं संसद की, अगर मैं बात करूं विधानसभा की, या फिर इसको बोल सकते हो आप विधानमंडल, संसद के अंदर कौन कौन आता है? और राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति या कौन सी चीज संसद को परिभाषित करती है? समझ में आया ना मेरी बात है? तो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति, ये तीनों क्या करती हैं? संसद की डेफिनेशन देती है। अब लोकसभा क्या होती है?
अगर मैं डायरेक्ट रूप से बताऊं, जब एमपी का चुनाव होता है तो आप लोग क्या करते हो? वोटिंग करते हो ना? करते हो ना? जिसमें आप लोग प्रत्यक्ष चुनाव करते हो, जिसका डायरेक्ट चुनाव करते हो, वो कहां बैठते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा क्या होती है? ये राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्लियामेंट में होता है, सदन। मतलब कि सोचो, इतने देश में, इतना बड़ा देश है और इसके अंदर इतनी विधानसभाएं हैं, अगर सभी से हम बिल पारित करवाने लगेंगे, क्योंकि क्या है, लोकतांत्रिक देश है ना, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करती है। और इसमें विधानसभा के मेंबर ही क्या करते हैं? राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। ये बात ध्यान में रखना हमेशा। आपने देखा ना, हरियाणा कितनी सीटें हैं? 5। वो जो रिजर्व सीट, जो 5 सीटें हैं राज्यसभा की, उसका चुनाव कभी आप करते हो क्या? वोटिंग नहीं करते ना। कौन करता है? विधानसभा के मेंबर करते हैं। आगे ना मेरी बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदन बना है। कौन सा? राज्यसभा। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसमें। समझ में आ गई ना मेरी बात? है जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिवीजन किया गया है। आ गई ना मेरी बात समझ में? और राष्ट्रपति अब चल ही रहा है। अब इस वर्ड को इसके अंदर इंक्लूड क्यों किया गया? जब भी कोई भी कानून बनेगा तो क्या होगा? इसकी अनुमति के बिना कोई कानून बन सकता है क्या? नहीं बनेगा ना। तो तब ये अपने आप में क्या होगा? एक संसद वर्ड पूरा होगा। आ रही ना मेरी बात समझ में? समझ गए ना? डाउट तो नहीं है इसमें? अगर मैं चालू विधानमंडल, विधानमंडल की बात करूं तो इसमें क्या होगा? विधानसभा और विधान परिषद। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उच्च सदन भी कहते हैं। और इसी प्रकार ये भी क्या है? उच्च सदन है राज्य का। विधानमंडल के अंदर एक वर्ड और इंक्लूड होता है, राज्यपाल। आ रही ना मेरी बात समझ में? जैसे पार्लियामेंट को कौन वर्ड पूरा कर रहा है? राष्ट्रपति। सेम उसी प्रकार स्टेट के अंदर क्या होती है? विधान मंडल होता है, जो किसको पूरा कर रहा होता है? विधानसभा और विधान परिषद के साथ है राज्यपाल के द्वारा। आगे मेरी बात समझ में? और विधानसभा में आप सभी जानते हो, जिसमें आप डायरेक्ट क्या करते हो? वोटिंग करते हो ना। और क्या इसमें वोटिंग करते हो? इसको बनाना पड़ता है किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। जब राज्य क्या काम करेगा? अगर राज्य को ये लगे कि मुझे एक दूसरा सदन चाहिए कार्य करने के लिए, उस कंडीशन में वो एक बिल पारित करता है। और वो बिल कहां जाता है? पार्लियामेंट के अंदर जाता है। और वहां पर उसको जब अनुमति मिलती है तो उसके बाद क्या होता है? विधान परिषद बनती है और सामान्य बहुमत से वहां पर क्या हो जाता है? वो बिल पारित हो जाता है। लेकिन इसका खर्चा कौन उठाएगा? विधान परिषद का राज्य खुद उठाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? कोई डाउट है? विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में? सर जी, जो ये विधान परिषद है, हाँ जी, वो हरियाणा की होगी या सेंटर में होती है? किस तरह होती है? राज्य की होती है। राज्य की होती है। हाँ जी। मतलब कि राज्य में जो मैंने पूर्व से चुनकर विधान परिषद। सॉरी सर, बात ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? विधान परिषद का तो मैं कराऊंगा आपको, टॉपिक तो पूरा कंप्लीट बताऊंगा इसको। विधान परिषद के अंदर अलग प्रोसेस है किसका, आप लोग वोटिंग नहीं करते, समझे मेरा? इसका एक प्रोसेस है। तो जब ये टॉपिक कराऊंगा आपको विधानमंडल वाला, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। थोड़ा सा पैसेंस बना, बस ये चीज इसलिए बताई मैंने कि जब मैं राष्ट्रपति चुनाव की बात करूं तो ये आपको दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, लोकसभा क्या है, लोक परिषद क्या है, समझ में आई ना मेरी बात? तो चलूं पीछे वाली साइड में वापिस। समझ में आ रहा है ना कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के सभी सदस्य। समझ में आ गई ना मेरी बात? सभी नहीं हो भाई, निर्वाचित होगा यहां भी।
आगे मेरी बात समझ में? लेकिन यहां कौन भाग नहीं ले रहा? विधान परिषद भाग नहीं ले रही, ये याद रखना। अब आता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं वो भी क्या लेती, इसमें भाग लेती है। और दो ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, दिल्ली और पौंडुचेरी। समझ में आ गई ना मेरी बात? सत्रहवां अमेंडमेंट करके, 17वां संविधान संशोधन करके इसको बनाया गया। समझे ना मेरी बात? जब ये टॉपिक पूरा चलेंगे तो साथ में सारी अमेंडमेंट्स कौन सा कब किस टाइम किया गया, क्यों किया गया, पीछे रीजन क्या था, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। बस यहाँ ये चीज समझने की कोशिश करो कि दो विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, कौन सी, दिल्ली और पौंडुचेरी। ये भी क्या करती है, इलेक्शन में भाग लेती है। किसके? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। डाउट हो इसमें इलेक्शन वाले पार्ट में? अब राष्ट्रपति जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब आप लोग, ये जनता जो है वो क्या नहीं लेती, इसमें भाग नहीं लेती। तभी ये क्या बना, ये समझ में आई ना मेरी बात है? लेकिन जब आप यूएसए के इलेक्शन की बात करोगे प्रेसिडेंट की, तो वहां जनता भाग लेती है। वो क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन है। समझे ना मेरी बात है? एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत के अंदर कौन सा है? सोच के देखो अभी। अप्रत्यक्ष है। अब पूछो कैसे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड और स्वीडन उस साइड में है। वहां देखोगे तो जब भी चुनाव करके किसी व्यक्ति को भेजा गया है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आजा भाई साहब, वापिस बुला। आप बुला सकते हो क्या? फिर तो मर्जी के मालक ही होते अगले भी। 5 साल बाद आपको याद किया जाता है। समझे ना मेरी बात? तो ये चीज ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका? राष्ट्रपति का। समझे ना मेरी बात है? राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव है। अब उसके बाद अगला चलते हैं, जो इसका चुनाव होता है वो क्या होता है? सिंगल ट्रांसपोर्ट वोटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इतना आपसे कोई पूछेगा नहीं पेपर में, बट थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। मान के चलो 3 आदमी खड़े हैं, ठीक है, और 3 व्यक्ति ऐसे खड़े हैं, और उन व्यक्तियों के अंदर जब उनमें वोटिंग की जाएगी उस टाइम, तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? प्रेफरेंस कि मतलब आप जिसको वो, आप इसकी लिस्ट के अंदर ए को अगर पहली प्रेफरेंस दिए तो इसी लिस्ट के अंदर वो बी का भी ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप 2 की दोगे, और सी का मिलेगा उसको 3 की दोगे। सेम बी वाले में ये चीज चलेगी कि आप बी को 1 दे रहे हो और ए को 2 नंबर दे दिया, तो ये क्या है? प्रेफरेंस सिस्टम चलता है, और इसी से वोट की वैल्यू निकल के आती है। समझ आया ना मेरी बात है? तो ये चीज भी क्या है, इसमें अंदर चलती है। किसमें? प्रेसिडेंट के चुनाव में। समझ में आ रहा है मेरी बात है? अगर इसके बाद मैं बात करूं कि राष्ट्रपति 15,000 रुपए आरबीआई में जमानत राशि जमा करवाएगा। स्टार्टिंग में कितनी थी? 2,000। जब 2,000 रुपए जमानत राशि थी, और उस टाइम कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल था। क्यों? मैं क्या हूं? नागरिक हूं। और इतना बड़ा देश का पद, और उसके अंदर उस व्यक्ति को एक भी वोट प्राप्त ना हो, तो किसकी तौहीन हो रही है? उस पद की। समझ रहे ना मेरी बात है? तो इसीलिए क्या काम किया कि ये आगे जाके 1997 के समथिंग ये चीजें क्या की गई? 15,000 रुपए जमानत राशि की गई। और क्या काम किया गया
जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर जो है वो भी क्या एक संकल्प लेके आएंगे ऐसा, या उसके पास क्या होना चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। बोलते हैं ना एक सिफारिश करने वाले भी और मानने वाले भी, तो 100 व्यक्ति उसके पास होने चाहिए ऐसे, तो वही व्यक्ति क्या कर लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है किसका, राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति 1/6 टोटल वोट का नहीं प्राप्त कर लेता तो उसका क्या होती है, जुबान जब्त। और भारत के अंदर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, कोई प्रावधान है ऐसा नहीं है, लेकिन आज तक मैक्सिमम कितनी बार बना है, 2 ही बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अमेरिका में क्या है, 2 ही बार बन सकता है। समझ में आ गई ना मेरी बात, ये बात ध्यान में रखना। आगे चलूं, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब आता है राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट या महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से कार्य ना करे या संविधान का क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो, तो उस कंडीशन के आधार पर उस पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। किस पर है, राष्ट्रपति पर। और ये किस में प्रावधान है, आर्टिकल 61 के अंदर इसका प्रावधान है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभियोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो 61 में है। समझ आई ना मेरी बात है? और महाभियोग का एक प्रोविजन है, एक, समझ आई मेरी बात? अब देखते हैं कैसे महाभियोग लगाने के लिए क्या करता हो। अपने देश में सिर्फ एक ही कंडीशन में महाभियोग लगता है, अगर क्या कर रहा हो, संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। अगर मैं बात करूं संवैधानिक उल्लंघन के बाद किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें क्या लाया जाए, एक संकल्प लाया जाएगा। और कितने मेंबर, 1/4 मेंबर ऐसा संकल्प लेके आएंगे। समझाइए मेरी बात? चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें क्या होगा, 1/4 सदस्य किसी भी सदन में एक संकल्प लेके आएंगे। और फिर उसको अध्यक्ष जैसे अनुमति दे देता है तो वहीं पर उसकी क्या कराई जाएगी, वोटिंग करवाई जाएगी। समझाइए मेरी बात है? जैसे ये संकल्प लाया जाता है तो अगले को 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है, भाई साहब तेरे लिए कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है अब। समझाइए मेरी बात है? जैसे मान के चलो अगर ये राज्यसभा में लेके आए और वहां पर क्या कर दिया गया, इसे पारित कर दिया गया और 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। समझ आई मेरी बात है? जैसे एक सदन से ये पारित हो गया, मान के चलो राज्यसभा में लेके आए और राज्यसभा में ये पारित हो गया, फिर किस में जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा में जैसे ही जाएगा तो वहां पर अपने आप को, इसको क्या है, अपनी बात रखने की अनुमति है। वहां पर भी यही प्रोसेस होगा, वहां पर भी क्या कराई जाएगी, वोटिंग करवाई जाएगी और 2/3 बहुमत से वहां भी क्या किया जाएगा, इस बिल को पारित किया जाएगा। जिस टाइम ये बिल पारित हो गया उसी टाइम भाई साहब से कुर्सी ले ली जाएगी। समझ में आई मेरी बात है? उसी टाइम उन्हें क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात है? अगर मान के चलो जैसे ही राष्ट्रपति हट चुका है या मान के चलो महाभियोग पूरा हो गया और राष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया, तो अब कौन उनकी जगह आएगा कार्यकारी रूप से, उपराष्ट्रपति। अगर मान के चलो यही भाई साहब ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का सीजी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा हुआ है क्या कभी, कोई मौका मिले सीजीआई को? हाँ जी, मिला है किसको? अगर आपने सत्तर 72 के करीब देखा होगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी और आप सभी को पता है उसने उन्होंने संविधान को क्या किया था, फुटबॉल बना रखा था। बहुमत था, जब मर्जी अमेंडमेंट किया, नई बात जोड़ दी, ये बात ये, ये बात ये।
अब उनको राष्ट्रपति अपना खुद का चाहिए था। आप जानते हो कि दो ऐसे मुसलमान व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति थे और उनके कार्यकाल के समय मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। और उस टाइम जाकिर हुसैन साहब क्या थे, राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। और उनके जैसे ये हुआ काम तो कौन उपराष्ट्रपति था उस टाइम में, वीवी गिरी साहब। अब मैडम की इनके साथ बनती थी। ये जैसे ही उपराष्ट्रपति बन जाता है तो मैडम इनको बोली कि चुप कर, साइड हो, चुनाव लड़। अरे ये अगेंस्ट पार्टी के थे, फिर भी चुनाव लड़े और पार्लियामेंट में, लोकसभा में बहुमत होने के बाद ये बोला गया कि अपने दिल से वोटिंग करनी है। दिल से वोटिंग का मतलब है सभी समझ गए और वीवी गिरी साहब को जिता दिया गया था उस टाइम। लेकिन जब इन्होंने ये पद छोड़ा तब उस टाइम एम हिदायतुल्लाह साहब सीजी थे, किसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपने सुप्रीम कोर्ट के, और उनको ये मौका मिला था